आज तक ने सरहद पार बैठे हैंडलर्स और बीएसएफ के एक जवान के बीच तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आज तक के कैमरे पर उस गद्दार जवान ने यह कबूला कि कैसे वो पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियार भारत लाने में मदद करता था। बीएसएफ जवान के जरिए देश की सुरक्षा में सेंध। सामने आई नार्को टेररिज्म की चौंकाने वाली हकीकत। बीएसएफ का जवान और तस्कर गिरफ्तार। दोनों पर ड्रग्स और हथियार की तस्करी का इल्जाम। आज तक के कैमरे पर दोनों का सनसनीखेज कबूलनामा। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद एक तरफ जहां पूरे देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, घर के भेदिए को ढूंढ निकालने की कवायद तेज हो गई है, वहीं पंजाब पुलिस के हाथ लगा है बीएसएफ का एक ऐसा जवान और एक तस्कर जो सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर लंबे वक्त से मुल्क की हिफाजत से सौदा कर रहे थे। जी हाँ, बीएसएफ के इस जवान और तस्कर पर इल्जाम है पाकिस्तान से ड्रग्स और असलहों की तस्करी का। लेकिन देश के इन गद्दारों की पूरी कहानी बताने से पहले आपको सुनाते हैं इन दोनों के गुनाह का कबूलनामा खुद इन गद्दारों की जुबानी। इन दोनों का कबूलनामा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए, सरहद पार से आतंक के आका आखिर कैसे चंद रुपयों में बीएसएफ के जवान से लेकर जुर्म की दुनिया के पुराने खिलाड़ियों का इस्तेमाल खुद हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे थे। गुरजंत, ये बताएं, ये जो हीरोइन की स्मगलिंग बॉर्डर से होती है वो किस तरीके से होती है? हेरोइन बॉर्डर क्रॉस करके आती है। मतलब कोई फौजी न रल के कर लेता और कोई चोरी करता। अनिल, आप बीएसएफ की 52nd बटालियन में ये बताएं कि स्मगलर से आपका संपर्क कैसे हुआ? सर, ये इम्तियाज सर लाहौर का रहने वाला सर। इसने मेरा सर भोलू से मतलब बात करवाया सर। तो सुना आपने, पुलिस का शिकंजा कसते ही ये दोनों कैसे तोते की तरह उगलते हैं सच। लेकिन जब तक कानून के लंबे हाथ इन तक नहीं पहुंचे थे, तब तक इन्होंने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका ठीक हिसाब अभी किसी के पास नहीं। तो ये बताएं कि कितनी बार आपकी इम्तियाज से बातचीत होती थी? सर 1-2 बार ही हुई सर, उससे ज्यादा बात हुई नहीं मेरी सर उससे। बाद में सर भोलू से बात हो गई तो बस हो गया सर। पंजाब पुलिस की माने तो अनिल नाम के इस बीएसएफ जवान को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने सबसे पहले तरन तारन की एक मैरिज पार्टी के दौरान किसी कॉमन कनेक्शन के जरिए अपने जाल में फांसा था। इस केस में ये बीएसएफ का जो जवान हमने पकड़ा है, ये एक मैरिज में किसी लोगों से इंट्रोड्यूस हुआ, तो पाकिस्तान बेस्ड जो एक स्मगलर है इम्तियाज करके, उन्होंने इससे कांटेक्ट पैदा किया और लोकल जो अपने कांटेक्ट इंडिया वाले इनसे इंट्रोड्यूस करा के और इनको पैसे की ल्योरमेंट दे के इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह में पैसे डाले। इनको ये इस तरह के चक्कर में डालने के लिए उन्होंने मतलब इसको काफी लालच दिया। घर के भेदियों के जरिए सरहद पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के इस मामले में अब तक 3 तस्कर और 1 बीएसएफ जवान की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इन गिरफ्तारियों और उनसे बरामद असलहे और दूसरी चीजों से ये बात साफ हो चुकी है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे ये खतरनाक खेल कम से कम 2009 से चल रहा था। राहुल कंवल, मोहाली, आज तक। तो आज तक की एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दिखाई। इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ के पूर्व एडिशनल डीजी पीके मिश्रा साहब मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है आज तक पर। और साथ ही हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह पठानकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। पीएम अब से कुछ देर पहले वहां पहुंचे हैं एयरबेस का जायजा लेने के लिए। मिश्रा सर, आपसे मैं सवाल की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगी। सवालों के जरिए हमारा मकसद बीएसएफ, सेना या फिर उनकी क्षमता पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि हम इस चिंता के साथ ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सुरक्षा में इस तरह की सेंध लगती है तो क्यों ना उसे चिंताजनक बात समझा जाए। आपने देखी होगी स्टोरी जो हम आज तक पर एक्सपोज हुई है।
अगर बीएसएफ में काम करने वाला जवान एक ऐसा लिंक है जो पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियार की सप्लाई में हैंडलर्स की मदद कर रहा है, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध और पठानकोट जैसे हमले से कैसे आगे आने वाले वक्त में इनकार किया जा सकता है कि ऐसा नहीं होगा? मीनाक्षी, मैं आपका बात बिल्कुल समझ गया हूं। मैं इसके बारे में बिल्कुल पता लगा चुका हूं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ही इज ए ब्लैक शिप। और ये अनिल कुमार जो है 52 बटालियन का कांस्टेबल, ये 7 दिसंबर को, एक महीना पहले ये पता लग चुका था और उसको बीएसएफ का इंटेलिजेंस विंग जो है उसको पकड़ा है और वो बीएसएफ का कस्टडी में था और उसका इंटरोगेशन चल रहा था। उसके बाद उसको पुलिस को हैंडओवर किया गया। इसका मतलब हमारा बीएसएफ के इंटेलिजेंस ग्रुप जो है गुरदासपुर में काफी अच्छे काम कर रहे हैं। हम तकरीबन हर एक साल में आप देखेंगे जो इन्वॉल्वमेंट होता है पाकिस्तान के साथ, अब जो है कंटैक्ट कभी भी हो सके, इतना बड़ा फोर्स है, कुछ ना कुछ एक दो केसेस जरूर होगा, लेकिन कोशिश बिल्कुल जारी रहना चाहिए कि हमारे बीच में सिंध कितना है और कौन इस टाइप का कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हीरोइन का स्मगलिंग होता है मोस्टली बॉर्डर के पास आइदर पाइप के थ्रू से होता है और ऊपर फेंक करके होता है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्वमेंट बीएसएफ का लोगों का पाकिस्तान इंटेलिजेंस आदमी को साथ होता है, ये बहुत खराब है। और इस केसेस में तकरीबन हर एक साल में 50 से 60 लोगों को वहां से ट्रांसफर किया जाता है जिनके ऊपर सस्पिशन होता है। और ये अच्छा रहा है कि अनिल कुमार पकड़ा गया था कि और भी को जो इन्वॉल्वमेंट है जिसका वो पता लग लेकिन एक अहम बात जो यहाँ पर और सामने आती है, जो है इस घटना के बाद, इस खुलासे के बाद अब तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पठानकोट हमले में भी जो 6 आतंकवादी सीमा पार से आए थे, ऐसे लोग उनकी मदद करते होंगे जो गद्दार शामिल है सेना में और बीएसएफ के सुरक्षा बल में। डेफिनेटली मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पहले सिर्फ पठानकोट नहीं, हम वापस चलें तो गुरदासपुर पुलिस स्टेशन में जब अटैक हुआ था, रवि रिवर से क्रॉस किए थे, अभी जो चल रहा है कि ऊज रिवर के नदी के पास के ऊज रिवर के बगल में भी वो क्रॉस कर किए होंगे। अभी जो पठानकोट में हमला हुआ, इसके ऊपर मैं बड़ा क्लियरली बता सकता हूं कि बॉर्डर में गैप जरूर है। शायद कवरिंग ऑफ द बॉर्डर, जो बॉर्डर गार्ड जो है बॉर्डर का कवरिंग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किए होंगे, कहीं पर तो कठिनाई जरूर होगा और कहीं पर या तो इंटेलिजेंस फेल्योर हो सकता है बॉर्डर का, या तो वहां पर कवरिंग और जो टेक्निकल इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली लगाए नहीं होंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बीएसएफ में इंटरसेप्टर्स जो है, इंटरसेप्टिंग मशीन जो है बीएसएफ में नहीं है अभी तक, और जितना है ये पाकिस्तान से इंडिया को आने वाले जिन कमियों का जिक्र आपने अभी किया, नहीं है अभी जिन कमियों का जिक्र आप कर रहे हैं, खुलासे में गद्दारी तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू है कोताही। आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भारत की सीमा में ड्रग्स पहुंचाते थे, हथियार पहुंचाते थे, और कैसे वो पहले तलाशते हैं कि घर का भेदी कौन है और फिर चुनते हैं वो आसान रास्ते जिनके जरिए पंजाब में पहुंचा है नशे और तबाही का सामान। देश के साथ गद्दारी करने वाले बीएसएफ जवान और तस्कर आखिर कैसे फंसे सरहद पार बैठे अपने आकाओं के जाल में? आखिर क्या है ड्रग्स और हथियारों को भारत तक पहुंचाने का तरीका? कानून का शिकंजा कसते ही इन दोनों ने ये सारे राज भी उगले। सबसे पहले सुनिए, आखिर किस कीमत पर अपने ईमान का सौदा कर देश से गद्दारी को तैयार हुआ था बीएसएफ का ये जवान। तो अब तक इन स्मगलर्स ने आपको कितने पैसे दिए? आपके वाइफ के अकाउंट में मैंने 5 पैसे ट्रांसफर किए। अभी तक सर मेरे को भोलू ने सर 50,000 दिए थे और मेरे वाइफ के अकाउंट में सर 2 बार आए थे, एक बार 39,000 और एक बार 40,000 आए थे सर। मोटी काली कमाई का यही लालच वो हनी ट्रैप है जिसमें फंसाकर सरहद पार बैठे हैंडलर हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी कर रहे हैं हिंदुस्तानियों की ही फौज। रुपयों का लालच देकर इसी तरह वो हैंडलर्स इस बीएसएफ जवान को ही नहीं, अब तक न जाने किन किन को गद्दार बना चुके हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। दौलत के बदले ईमान का ये सौदा कई बार वो हैंडलर्स खुद करते हैं तो कई बार स्मगलर के जरिए कराते हैं। कि वहाँ पे जो बीएसएफ के लोग मौजूद थे उनको आप कितनी पेमेंट दिया करते थे? 30-40 हज़ार पैकेट। हर बार जब माल आता था 30-40 हज़ार रुपए देते थे। किस एक आदमी से सेटिंग होती थी या पूरी टीम से सेटिंग होती थी? नहीं, एक आदमी। एक आदमी से सेटिंग होती थी।
अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सरहद पार से नशे और तबाही का सामान हिंदुस्तानी सरहद में पहुंचता है। इसके लिए सरहद पार बैठे हैंडलर्स कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स बॉर्डर पर लगी फेंस को काटकर सरहद पार माल पहुंचाते हैं, लेकिन ये सबसे जोखिम भरा रास्ता है और आमतौर पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज्यादातर हैंडलर्स सरहदी इलाकों में खेती करने वाले किसानों की बैलगाड़ी के जरिए ड्रग्स और हथियार भारत तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही जमीन के नीचे से आने वाली पाइपलाइन के जरिए भी ड्रग्स और हथियार भारत पहुंचाए जाते हैं। बॉर्डर पर बनी नदियों के रास्ते भी ये काम बेफिक्री से करते हैं पाकिस्तान में बैठे ये हैंडलर्स। कई तरह के मोडस ऑपरेंडी यूज करते हैं स्मगलर्स, और उसमें सबसे जो पॉपुलर माना जा सकता है उसमें है थ्रोइंग अक्रॉस द फेंस। कुछ किसानों के खेत जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर फेंस हैं, तो जब वो अपनी खेती करने के लिए जाते हैं, जैसे कोई बुलक कार्ट में जाते हैं और उसमें छुपा के लाके आगे स्मगलर्स को हैंड ओवर करते हैं। और जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस में चीजें आई हैं उसमें पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड जो फेंसिंग को पार करने का मोडस ऑपरेंडी भी सामने आया, जिसमें कि कंसाइनमेंट को पुश किया जाता है। इन कामों के दौरान कोई रुकावट ना हो, इसी के लिए बीएसएफ के ऐसे जवान को चुना जाता है गद्दारी के लिए, साजिश को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने बीएसएफ जवान को पाकिस्तान के 2 मोबाइल सिम दे रखे थे। एक सिम से वो हैंडलर से बात करता था और दूसरे सिम से स्मगलर से। ड्रग्स और हथियार की खेप भेजने से पहले हैंडलर्स बीएसएफ जवान से उसकी लोकेशन पता करते थे, फिर उसी लोकेशन वाली पाकिस्तानी पोस्ट से सामान भेजा जाता था। इस दौरान पाक रेंजर्स वैसे भी ज्यादा सख्ती नहीं करते। सरहद पर अपने मोहरों की लोकेशन के लिए हैंडलर व्हाट्सएप और गूगल मैप का भी सहारा लेते हैं। के हैंडलर्स फोन करके पूछते थे कि आपको आपके सामने कौन सा पाकिस्तानी पोस्ट दिखता है, तो जहां पे ये बीएसएफ का जवान तैनात होता था बताता था कि मुझे इस वक्त फर्ज कीजिए आसिफ इकबाल पोस्ट पाकिस्तान का सामने नजर आता है, क्योंकि पोस्ट पर नाम लिखा होता है। उससे बीएसएफ उससे पाकिस्तानी हैंडलर्स को पता चल जाता था कि रात में ये जवान कहां पर तैनात है, और उसी से पूरी प्लानिंग होती थी कि उसी जगह से रात को हथियारों का और ड्रग्स का जो जखीरा है उसको हिंदुस्तान भेजा जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पर उनका आदमी तैनात है। पठानकोट अटैक के बाद जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और ऐसी ही एक खबर आज तक ने आपके सामने ब्रेक किया जिसमें बताया गया कि किस तरह से बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ इन्वॉल्व था और कैसे हथियारों और नशे के सामान की तस्करी भारत में हो रही थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह पठानकोट से मौजूद हैं, साथ ही बीएसएफ के पूर्व एडिशनल डीजी हमारे साथ पीके मिश्रा साहब भी मौजूद हैं। पहले जितेंद्र का रुख हम करेंगे क्योंकि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पठानकोट एयरबेस पहुंचे हैं। जितेंद्र, एक हाई लेवल मीटिंग वहां पर प्रधानमंत्री मोदी चेयर करने वाले हैं, अभी क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मीटिंग करने के बाद वो हवाई सर्वे करेंगे बॉर्डर के उस इलाकों में जहाँ से ये जानकारी मिल रही थी कि किस तरीके से आतंकी घुसपैठ किए हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के पहले से ही इंटेलिजेंस अलर्ट था, और उस अलर्ट के बाद अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो उसमें किन किन लोगों का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से आज तक पर इस बात का खुलासा हुआ है कि बीएसएफ के एक जवान ने वो आईएसआई का जो एजेंट है इम्तियाज, उससे संपर्क में था और ड्रग्स स्मगलिंग होती थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए भी एक बड़े स्तर पर जांच कर रही है और वो देख रही है कि क्या इस पठानकोट में जो हमला हुआ है उसमें कहीं स्मगलिंग एंगल तो नहीं आता है। इनको भी देखने का प्रयास किया जा रहा है और उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और बड़े स्तर पर कुछ दिनों बाद एनआईए इस बात का खुलासा कर सकती है कि आखिर इस तरीके से बिल्कुल बहुत अहम बात का जिक्र जितेंद्र आपने यहाँ पर किया कि चूक कहाँ पर हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे पीके मिश्रा साहब से। पीके मिश्रा सर, सीधे आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि चूक कहां पर हुई और कैसे इसे आगे रोका जा सकता है? बिल्कुल, सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से बीएसएफ में ये जवान पकड़ा गया है, आप कहां पर चूक देखते हैं? मैं देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, चूक हुआ है
और उसके ऊपर एक्शन भी बीएसएफ ले रहा है, उस मुताबिक काफी एक्शन लिए हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बॉर्डर में ये जो चूक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बड़ा जरूरी है। उसमें सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट में कहां लैप्सेस होता है, ओनली बॉर्डर गार्डिंग अथॉरिटी, बॉर्डर गार्डिंग का इंटेलिजेंस अथॉरिटी, स्टेट इंटेलिजेंस अथॉरिटी, एनसीआरबी और स्टेट पुलिस और रॉ एंड आईबी का रिप्रेजेंटेटिव जितना है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रखने की और यहाँ से सबक लिए जाने की सबसे बड़ी जरूरत। आपका शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। आपसे अपडेट्स हम आगे लेते रहेंगे।